सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ज्योतिष विषय कैसा है? क्या ये कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सिद्धांत है, कोई नियम है, सिर्फ परिकल्पना है, या किसी के डर, भय या अंधविश्वास को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लाभ के लिए उसका यूज़ करना है, या उसका सदुपयोग करना है, या उसका दुरुपयोग करना है? क्या इनमें से कुछ है, या वास्तव में किसी वैज्ञानिकता रखती है? तो आज हम लोग इस पे ही चर्चा शुरू करते हैं। यथा नामो तथा गुणो, इस वाक्य से हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योतिषाम सूर्यादि गण बोधकम शास्त्रम। तो ज्योतिष के अंतर्गत जितने में ज्योतिर्मय पिंड हैं, अब ज्योतिर्मय वास्तव में तो सिर्फ सूर्य है, तारे हैं, सूर्य भी एक तारा ही है, लेकिन इनके प्रकाश से जो अन्य प्रकाशित पिंड हैं, उनके गुण, धर्म, स्वभाव, हम पे पड़ने वाला प्रभाव, उनका आकार, उनका प्रकार, उनका रंग, उनका रूप, वो कैसे हमको प्रभावित करते हैं, वो खुद एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, उनकी ऊर्जा हम तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, ये सारा आकलन। अब हम सामान्य भाषा में बोलें तो लाइट तो सब में आती है, पंखे में भी आती है, लाइट ट्यूबलाइट में भी आती है, एसी में भी आती है, लेकिन प्रकाश देने वाले जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, CFL हो, LED बल्ब हो, हाइलोजन हो, तो इनको बोलेंगे जो प्रकाशित करने वाली चीज़ें। तो ऐसे ही ब्रह्मांड में जो प्रकाशित करने वाले तत्व हैं, पिंड हैं, हम उनका आकलन करने जा रहे हैं, उनका विश्लेषण करने जा रहे हैं। उनको अब तक जो आचार्यों ने उन पे चर्चा करी है, हम उनके बारे में पुनः अपने विचार, हमने जो पढ़ा है वो आपके साथ शेयर करने जाते हैं। ये हमारा मत हो सकता है कि भाई मैंने ऐसा समझा है, लेकिन किन शास्त्रों से पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, इसकी चर्चा करेंगे। और ज़रा आप भी अपने मत और अपने विचार बताइएगा, कुछ कम ज़्यादा रह जाएगा, हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तो पहला क्या था? ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रह बोधकम शास्त्रम, यानी ज्योतिष सूर्य आदि ग्रह, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र इत्यादि जो ग्रह हैं, पिंड हैं, तारा हैं, धूमकेतु हैं, इन सब पर की चर्चा हम लोग आज करेंगे। और इसका वैज्ञानिकता और इसके जो हमारे जीवन में, हमारे मतलब मनुष्य के, पशु पक्षियों के, वातावरण पे, इन सब के प्रभाव पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ज्योतिष की परिभाषा अपने, और ज्योतिष का विकास कैसे हुआ, शास्त्रों में इसका विकास कहाँ है, इनका वर्णन कहाँ कहाँ आता है, आज इस पे भी चर्चा करते हैं। क्योंकि बिना प्रमाण के वैज्ञानिकता नहीं सिद्ध होती। जब तक हमारे पास प्रमाण नहीं होता तब तक हम उसको एक परिकल्पना के रूप में लेते हैं, और जब उसका हमें प्रमाण के साथ में बात करते हैं तब हमारे लिए एक विशेष सिद्धांत बन जाता है। पहला तो क्या है, अगर हम उसको दो भागों में बांटते हैं, एक फलित जिस पर हमारे में प्रभाव आता है, एक जो उसका खगोलीय और मैटेरिक मतलब अस्तित्व जो हमें आंखों से दिखने वाला है, हम उसकी बात करते हैं। अब जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का कितने सेंटीमीटर लंबी है, कितने सेंटीमीटर चौड़ी है, कितने वाट बिजली लेती है, हमें फिर प्रकाश क्या देती है, इसका प्रभाव बाद में करेंगे, हमें किस वॉल पे लगानी है। तो इसी तरीके से अभी हम लोग ज्योतिष की वैज्ञानिक वाली बात में हम लोग जाते हैं कि इसके परिमाण क्या है, कहाँ है, फिजिकल अस्तित्व तो रखता नहीं रखता है। नवग्रह तो हमारे होते हैं, राहु केतु, जिस पे लोग बड़ा भय से आक्रांत रहते हैं कि भाई कि मेरे पे राहु का बड़ा दुष्प्रभाव आ गया, मेरे पे केतु बड़ा हो गया, जब से राहु लगा है तब से हम कुछ विचार ही नहीं कर पा रहे हैं, तब से हमारा जीवन संघर्ष हो गया। तो राहु केतु के लिए भी बड़ी चर्चाएं हैं, लेकिन जब उनको आकाश में देखते हैं तो वो हमें गायब दिखते हैं। तो हम उनका आकाश में भी क्या अस्तित्व है, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो पहले आकर के हम लोग आकाशीय स्थिति में आते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जानने के लिए। बिग बैंग थ्योरी है, अंडज रूप है कि भाई स्वतः से ही था, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, सारे छोटे छोटे पिंड थे वो ठंडा हुए। बिग बैंग थ्योरी, उसके भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं कुछ शास्त्रीय प्रमाण के रूप में। अब शास्त्रों में रामचरितमानस, इसमें भी कई जगह वर्णन आता है। अब एक वर्णन हम आपको बताते हैं।
आप रामचरितमानस जब पढ़ेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो है, उसमें जब हमारे नारद मुनि माता मैना और महाराज हिमालय के पास जब उनके से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पे माता पार्वती भी होती हैं। तो माता पार्वती के भविष्य के बारे में पूछा जाता है कि भाई इनका भविष्य कैसा होगा। उस समय जरा बड़ा रोचक विवेचना आती है इसमें कि भगवान ने या नारद मुनि ने, हालांकि लोग नारद मुनि को जो टीवी में देखा गया है तो उसमें उनको एक कानाफूसी करने वाला बताया गया कि इधर की बात उधर लगा दी, उधर की बात उधर लगा दी। नहीं, ये एक बहुत ही भ्रामक नारद मुनि के लिए एक बताया गया विषय है, जिसमें इनके इस तरह के प्रचार प्रसार से क्या होता है कि नारद मुनि द्वारा जो एक विशेष योग, विशेष शास्त्र, विशेष मत दिए गए हैं, हम उनसे वंचित रह जाते हैं। तो कृपया कानाफूसी करने वालों को नारद की परिभाषा ना दें या नारद की उपाधि ना दें। नारद की उपाधि, नारद मुनि जो हैं वो उत्कृष्ट से संत हैं, एक महर्षि हैं, एक देव भक्त हैं और श्रीहरि भक्त हैं। तो उनकी उपाधि कृपया ये ना दें। विषय के बीच में आ गया था इसलिए चर्चा कर ली। नारद मुनि ने जब उस पर चर्चा करके फिर उसमें माता पार्वती को देखा और देख करके जो सामुद्रिक विज्ञान बोलते हैं, सामुद्रिक मतलब शरीर, स्वभाव, रूप, रंग, ये देख करके भविष्य का आकलन किया। उसको पूरा आकलन उसमें बड़ा विस्तार से है, आप चर्चा करिएगा नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। उसमें इस ढंग से वर्णन किया गया है कि भाई इनके जो पति होंगे वो इस ढंग से होंगे कि उनका स्वभाव बड़ा अलग होगा, उनके जो गण होंगे वो भूत पिशाच होंगे, कपड़ों को ऐसे जिस व्यवस्थित ना पहनने वाले होंगे और कुछ भी अपने पास संग्रह ना करने वाले होंगे। बड़ा विस्तार से उन्होंने बताया है। और फिर इसको सुनने के बाद माता मैना यानी माँ पार्वती की जो माता श्री थी, उनको सुनने के बाद इसका मूर्छित हो गई कि भाई इतना नारद मुनि के निकला हुआ वाक्य झूठ तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना बुरा हमारे बच्ची का जीवन, जिसकी सुकोमलता इतनी है कि जिस जगह वो पैर रख दें और वो जगह अगर व्यवस्थित नहीं है तो उनको पैरों में चोट आ जाए, ऐसी माता जी, माता पार्वती का जीवन ऐसा होने वाला है, ऐसा पति मिलना, तो उनको बड़ा दुख हुआ। फिर माता पार्वती जी के द्वारा तथा माता मैना द्वारा ही इनसे उपाय पूछा गया कि महाराज कुछ उपाय बताइए। तो यहाँ पर भी ज्योतिष का वर्णन आता है, महाभारत में भी आता है। महाभारत का वर्णन तो लगभग सबने देखा होगा टीवी वगैरह में भी, बाकी में भी, कि एक समय ऐसा आया कि युद्ध के बीच समय में ही रात हो गई। तो उस समय अर्जुन ने प्रण लिया था कि अगर मैं अमुक अमुक योद्धा को नहीं मार पाऊंगा तो आत्मदाह कर लेंगे, और बीच में रात हो गई, फिर आत्मदाह की तैयारी हुई और फिर वो दिन हो गया। तो वो ग्रहण काल था। तो इस तरीके से भी अन्य शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में बहुत जगह इसका वर्णन आता है, दिन का, तिथियों का, वार का। अभी दिन का सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है, मंगल के बाद बुध क्यों आता है, यही क्रम क्यों है। हमारे हिंदू मैथोलॉजी में भी सोमवार के बाद मंगल आता है और वेस्टर्न में संडे के बाद मंडे ही आता है। संडे और मंडे अपने अभी रविवार और सोमवार एक ही क्रम क्यों है, इस पर भी ज़रा चर्चा होती है। तो ये सारी जब चर्चाएं करेंगे, लेकिन हम अगर विशेष लाभ चाहते हैं तो ज्योतिष को समझने के लिए कम से कम पूर्वाग्रह का त्याग करें। पूर्वाग्रह मतलब हम पहले से कुछ मान लें कि नहीं ज्योतिष गलत है या ज्योतिष सही है, हम दोनों विषयों को थोड़ी देर के लिए विराम लगा दें। सिर्फ इतना सोचें कि ज्योतिष हमारे लिए एक विषय है, हम उसको समझना चाहते हैं। सही या गलत कर लेना तो बाद में करेंगे, विदाउट एनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के, मतलब बिना किसी आंतरिक बेईमानी के हम सिर्फ विषय को समझेंगे बिना पक्षपात किए। फिर हम निर्णय करेंगे कि ज्योतिष कितना सही है, कितना वैज्ञानिक है, कितना तर्क संगत है। और जितना जितना आपको तर्क संगत लगेगा उतना इसको आत्मसात करते चलिएगा और आपके अपने अनुभव ही आपको इसमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो चलते हैं कुछ विषय की तरफ। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम। ज्योतिष मतलब प्रकाशित, सूर्यादि मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति इत्यादि जो है, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो राहु केतु तो बताएंगे इस पे। ये ग्रह, बोधक मतलब बोध कराने वाला, ज्ञान देने वाला, शास्त्र मतलब शास्त्र या जो बुक है, जो हमारे पास डेटा, कलेक्टेड डेटा है वो। तो ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रह बोधकम शास्त्रम, ये इसकी व्यवस्थित परिभाषा हो गई। अब
चाहे वो स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं प्रकाशित में जैसे सूर्य तथा तारा, नक्षत्र इत्यादि, ठीक। और सूर्य से प्रकाशित, सूर्य से प्रकाशित, हम किसी की भी बात कर सकते हैं। प्रकाशित तो ये कोई भी हो, हम सब की बात कर रहे हैं, तो इसमें सब आ जाते हैं। अब आगे इसमें चर्चा करेंगे, क्या चर्चा करते हैं कि सूर्य को केंद्र मान करके खगोल बात करता है और पृथ्वी को केंद्र मान करके ज्योतिष बात करता है। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो चालू बस में बैठते समय हमारे बगल से जो पेड़ पौधे, दूसरे वाहन क्रॉस कर रहे होते हैं, हम उस स्थिति में बैठ के जब गणना करते हैं, तो मान लीजिए हम जिस बस में बैठे हैं उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और बगल वाली 70 किलोमीटर से निकली, तो हमने जो कैलकुलेशन किया अपनी, तो 70 से निकली 30 माइनस, तो हमें सिर्फ 40 किलोमीटर ही दिखाई देगी, क्योंकि 30 हम भी बढ़ रहे हैं। और हम उसको 70 नापेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो पीछे पेड़ भाग रहे हैं वो 70 की स्पीड से, हमारी स्पीड से भाग रहे होंगे, तो तब हम सही आकलन कर पाएंगे। ये हम भी जानते हैं कि पेड़ पीछे नहीं भाग रहे हैं, भाग क्या रहा है, हमारी बस आगे बस। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि ये निकल गया। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम दिल्ली जा रहे हैं, भैया इटावा निकल गया। अरे इटावा थोड़ी ना कहीं जाता है, जाती तो हमारी बस आगे की तरफ है। फिर भी हम बोलचाल को सहज बनाने में, समझने में ये बोल देते हैं कि भाई इटावा निकल गया, अभी टुंडला आने वाला है। अब आने वाला है, टुंडला थोड़ी ना चल के आ रहा है, हम जा रहे हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में। तो ऐसे ही भाषा को समझने के लिए इस्तेमाल करिए, तो ये बात समझ में आ जाएगा कि हम पृथ्वी को क्यों केंद्र मानते हैं। तो फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। तो यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई विषय रह जाता है आपका, तो आपके पास कमेंट बॉक्स हैं, जितना संभव होगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नहीं है कि हम जो बोलें वो पूरा हो। जितना हमारा अध्ययन है वो आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ कम रह जाएगा तो शास्त्रों से और जो हमारे पास साधन होंगे उनसे हम आपको पढ़ के और बताएंगे। अब जानते हैं एक नया विषय जो हमारे दिनचर्या को रोज प्रभावित करता है, उसमें आता है समय, कि ज्योतिष में समय और हमारे समय में क्या अंतर है, दोनों में फ़र्क कैसे आता है। जैसे हमारा जो घड़ी और कैलेंडर वाला टाइम है, रात को 12 बजे वो बदल जाता है, लेकिन जो हमारा वैदिक साइंस है इसमें सब कुछ हमारी सूर्य से परिवर्तित होता है। सूर्योदय होने से लेकर के और सूर्यास्त तक चलता है, फिर अगले दिन सूर्योदय तक। तिथि सूर्य और चंद्रमा के सम्मिश्रण गति से चलती है। तो वार हमारा सूर्योदय की पहली किरण से चालू होता है। तो ये दोनों डिफरेंसेस को भी आज समझेंगे कि हमने आज रात को 12 बजे अगर हम देखें तो खगोल में कोई ऐसी घटना नहीं हो रही होती है जिसका हम जुड़ाव ज्योतिष से करें। तो रोज़ रात को 12 बजे ऐसी कुछ नहीं होती है भाई, 12 बजे भी कुछ अपनी घटना है, लेकिन टाइम बदल जाए, हमारा डेट बदल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा वार बदल जाए, ऐसी कोई घटना नहीं। वार बदलने के लिए जिम्मेदार सूर्योदय होती है, तो सूर्योदय की पहली किरण से हमारा वार बदलता है। तो हम लोग वार पे भी चर्चा करते हैं। वार कुछ और नहीं है, हमारे जो पृथ्वी से लेकर के सूर्य के बीच में और सूर्य से पृथ्वी से बाहर के, यानी इंटरनल प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, सूर्य और चंद्रमा, हम अगर इसको सूर्य मान लेते हैं और इसको अर्थ, इनके बीच में आने वाले जो प्लैनेट होते हैं यानी ग्रह, वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ये आंतरिक कहलाते हैं। और इनसे जो बाहर होते हैं पृथ्वी से, जिसमें शनि इत्यादि हैं, शनि गुरु, ये बाह्य है। सूर्य और पृथ्वी के चूंकि बीच मध्य में नहीं आते, इसलिए इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। इनके क्रमों पे ही आधारित है। जब हम लोग पंचांग पढ़ाएंगे, पंचांग का मतलब पहले पंचांग पर समझ लीजिए। पंचांग इतना ही जरूरी है जितना कि जीवन में कैलेंडर। तो पंचांग के 5 अंग हैं, तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। तिथि क्या है? वार एक ऐसी चीज़ है, हमें पर डे, हर दिन, अगले दिन सोमवार, मंगल, बुध, हम ज्योतिष से नाता रखें अथवा ना रखें, फिर भी हमें सोमवार के बाद मंगल आता है और मंगल के बाद बुध, इस पर जाना ही पड़ता है।
तो जब कोई चीज़ इस्तेमाल ही करनी है तो ज़रा समझ के इस्तेमाल करते हैं, क्यों, तो फिर आपको आनंद आएगा कि सोमवार के बाद मंगल क्यों आया, और उसका सदुपयोग भी कर पाएंगे। 1-1 घंटे की विशेष प्रक्रिया होती है, इसको होरा बोलते हैं, तो उस पर करेंगे। अभी आंतरिक और बाह्य ग्रह बता दिया ताकि आप उसको ठीक से पढ़ सकें। तो आज आपके पास जितनी भी ज्योतिष से संबंधित जिज्ञासाएं हैं, ज्योतिष शब्द से संबंधित, उस पे ही हम फोकस करते हैं। फिर ज्योतिष के अंदर चलेंगे। पहले जैसे किसी मकान में, बिल्डिंग में, होटल में आप जाते हो ना, तो बाहर से उसको देखते हैं, तो ऐसे ही हमने आज ज्योतिष को बाहर से देखा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, वो समझा। फिर ज्योतिष के अंतर्गत आने वाले ग्रह जो हमारे सामान्य इस्तेमाल में आते हैं, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु आते हैं, लेकिन उनका खगोलीय परिमाण नहीं है, डायमेंशंस नहीं है उनके पास। प्रभाव है, डायमेंशंस नहीं है, वो भी इसमें है। फिर न तारा, जो सूर्य से अन्य सूर्य है ब्रह्मांड के, तारा, नक्षत्र, अब न चरति न क्षरति थी नक्षत्रा, मतलब ना जिनका क्षरण होता है ना वो चलते हैं। तो फिर हमको सप्तऋषि मंडल और बाकी जो घूमते हुए क्यों नजर आते हैं? वही वाली बात जो अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी, हमारी बस आगे जा रही, बाकी सब पीछे आ रहा। पेड़ पीछे जाते हैं ना, तो पेड़ थोड़े ना चलते हैं। ऐसे ही हमारी पृथ्वी चल रही है, बाकी सब चलती हुए नजर आ रहे हैं। कौन सी गति? हम आगे जा रहे हैं, पेड़ पीछे आते नजर आ रहे हैं। हमारी बस ने बैक गियर डाल दिया है, पेड़ आगे जाते नजर आएंगे। तो जब जब मान के चलिएगा कि कोई ग्रह आगे जाता दिखाई दे रहा है, मान के चलिए हमसे विपरीत दिशा में चल रहा है, या हमारी पृथ्वी उससे तेज है। वो गति का जब निर्भर बताएंगे कई बार कि हमारे पैरेलल बस चल रही है, हमारे जब बराबर चल रही है तो हमें वो रुकी नज़र आएगी, हमसे तेज़ स्पीड में नज़र आएगी तो हमारी अपनी बस पीछे जाती नज़र आएगी। पीछे नहीं जा रही होती है, लेकिन पीछे जाती नज़र आएगी। वो हमसे कम स्पीड में होगी तो वो हमको पीछे जाती नज़र आएगी, जबकि गतिमान दोनों हैं। तो बस ये गति के सापेक्ष नियमों को भी हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरे से कंपेयर करते हुए। तो ये सारे नियम वगैरह ज्योतिष में जब पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग ने शुरू में चर्चा करी थी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन ग्रहों के बारे में क्या पढ़ेंगे, इन ग्रहों के बारे में, इनका परिमाण मतलब लंबाई, चौड़ाई, साइज, गोलाई, फिर पदार्थ, इनका रूप, रंग। अब रूप कैसा है? शनि किस कलर का दिखाई देता है? सूर्य के जैसे। मंगल लाल दिखाई देता है। शनि गैसीय तत्व तो ज़्यादा है उसमें। बृहस्पति पीले का हल्के कलर का, धूम्र कलर का है, इसमें ज़्यादा ग्रेविटी है, इसके पास प्लैनेट्स की नंबर्स बहुत हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, परिमाण, पदार्थ। तो तब तक के लिए इतने सारी चीज़ों को आप व्यवस्थित माइंड में रखिए, और जो नई जिज्ञासा, नई चीज़ें होती हैं उनको कमेंट्स में बताइए, तो हम उस पर फिर आगे चलेंगे। और बहुत मंद गति से, आप उतनी गति से चलेंगे जितने में आपको समझ में आ जाए। फिर हम लोग धीरे धीरे जब विषय बढ़ता जाएगा तो उस विषय में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तब तक के लिए श्री राम।